पहले इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, है ना। इस वाले क्वेश्चन को बता देता हूँ पहले। देखो, इस वाले क्वेश्चन में सब कुछ सही है, ठीक है, बट आपका कंफ्यूजन ही है जो कुछ है। सब कुछ सही दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी, ठीक है। देखो, ये मैंने अभी आपको बताया था जस्ट, जब भी y बराबर एफ एक्स का ग्राफ अगर आप जानते हैं और आपसे ग्राफ पूछा जाए किसका, y बराबर एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ पूछा जाए, यानी y में a जुड़ जाता है, ठीक है भाई। तो एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ पूछा जाता है तो a दूरी पर ऊपर की ओर विस्थापित हो जाता है। अब जैसे कि y बराबर एक्स स्क्वायर का आपका ग्राफ मालूम है और y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पूछा जाए तो 2 दूरी पर ऊपर की तरफ विस्थापित कर देंगे, और -2 का पूछा जाए तो 2 दूरी पर नीचे की ओर विस्थापित कर देते हो, ठीक है भाई। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था आपका, ये वाला, अब x1 स्क्वायर बराबर x2 माइनस 3 था, तो x1 स्क्वायर बराबर हो गया x2 माइनस 3, यानी x2 बराबर हो गया x1 स्क्वायर प्लस का 3, यानी कि इसको मान लो y, इसको क्या मान लोगे y, इसको मान लेंगे आप x, तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो गया। y बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो जानते ही हो, लेकिन ये 3 और है तो 3 मान ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, विस्थापित, यानी कि शिफ्ट हो जाता है। तो ये हो गया अब आपका शिफ्ट। अब बात थी, यहां से आप एक चीज देखो, यहां से ये जो दूरी है वो कितनी दूरी है बोलो, 3 इकाई दूरी है। फिर मैंने कहा था कि भाई प्रथम चतुर्थांश में आपको क्षेत्र बनाना है, अंदर की तरफ बनेगा कि बाहर की तरफ बनेगा। अब देखिए, जैसे कि बाहर की तरफ कोई भी पॉइंट ले लिया 2 0, अब 2 0 हमने इसमें रख के देखा, x1 का मान 2 यानी कि 4 हो जाएगा, यहाँ 0, तो क्या 4 की वैल्यू -3 से छोटी हो सकती है क्या, नहीं, तो क्षेत्र यहाँ नहीं बनेगा, ठीक है। फिर हम कह रहे थे कि अब इसका अंदर का कोई भी पॉइंट रखो। अब अंदर का पॉइंट जो रखा था आपने 0 और 2, वो गलत था, 0 2 रख ही नहीं सकते, क्योंकि 3 तक तो यहीं आ चुके हैं, 3 के बाद का पॉइंट रखना था, 3 के बाद का, क्योंकि 0 2 तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, ये भी कहाँ आ रहा है, इससे बाहर आ रहा है। तो 3 के बाद यानी 0 और 4 रख लो, 0 और 4, तो x2 का मान 4 और x1 का मान 0, तो बोलो 0 की वैल्यू 4 से छोटी होगी, होगी, तो सेटिस्फाई करेगा। तो यानी इसका क्षेत्र कहाँ बनेगा, अंदर वाला। अब अंदर वाला क्षेत्र बनता है तो इसमें कोई भी 2 पॉइंट लो, एक लिया आपने x1 और एक लिया आपने x2, इन दोनों को मिलाने वाला एक रेखाखंड बनाया, इसमें जो पॉइंट है x3 वो इस सेट में विद्यमान है, और सेट में विद्यमान है तो ये कैसा समुच्चय बोलो, अम्मुख है। तो थर्ड भी आपका कैसा था बोलिए, अम्मुख था, यानी कि कॉन्वेक्स सेट है। बस क्या थी, थोड़ी सी भ्रांति थी, इस कारण थोड़ा सा बोलना था, एक यहाँ से एक वहाँ से, एक यहाँ से वहाँ से, तो इस कारण सब कुछ सही था, है ना, हो गया ना एक ही बार में के लिए। चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना होता है। लिख लिया, हो गया भाई अब मुक्का। अभी 2 4 5 क्वेश्चन और करा देता हूँ एलपीपी। अब वीडियो तो जब भी बन गई, थोड़ी सी और बड़ी कर दे इसको, 5 7 मिनट की और, ठीक है भाई। ए वाला लिख ही लिया होगा, ग्राफ वाला केस है ना। हैं मैट्रिक्स के लिख लिया ना सभी ने, आसान था। चीजों को देखा करो, 0 2 बाहर जा रहा है तो इसको सेटिस्फाई कहां से कर जाएगा, और 4 0 हो जाएगा ऊपर, सॉरी 0 और 4, ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, तो क्षेत्र जो अंदर की तरफ बनेगा। और पॉजिटिव थे x1 और x2 तो प्रथम चतुर्थांश में ही बनेगा, ठीक है भाई। ये क्षेत्र हो जाता है कॉन्वेक्स सेट है। कैसा सेट है बोलो, कॉन्वेक्स सेट है।
तो कौन सा कॉन्वेक्स नहीं था इसमें? सेकंड नंबर का ऑप्शन था जो कि कॉन्वेक्स नहीं था, और सभी के सभी आपके कैसे थे? कॉन्वेक्स थे। ठीक है भाई, तो सभी की सभी आपके कॉन्वेक्स थे, वो नहीं था, ये भी आपका कैसा सेट है? कॉन्वेक्स है। ठीक है भाई, हो गया डाउट क्लियर? बढ़े आगे? ठीक है भाई, बढ़े आगे? ये लिख लिया ना सभी ने? देखो अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? प्रत्येक अधि समतल, एवरी हाइपरप्लेन एक अभिमुख समुच्चय होता है। सही बात है। एवरी हाइपरप्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट, ये सत्य बात है। दो अभिमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ जब कभी भी इंटरसेक्शन आ जाए तो वो भी हमेशा कैसा होता है? अभिमुख होता है, ये भी सही बात है। ये रिजल्ट है, इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट ऑलवेज कॉन्वेक्स, एवरी हाइपरप्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट। फिर तीसरा था, अभी कराया था पीछे, रैखिक प्रोग्रामन समस्या यानी एलपीपी के सभी फिजिबल सॉल्यूशंस का जो समुच्चय होता है वो भी कैसा होता है? अभिमुख होता है। सही बात है। द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन एलपीपी ऑलवेज ए कॉन्वेक्स सेट। कैसा सेट होता है? कॉन्वेक्स। फिर कहा परिमित बिंदुओं के सभी क्या बनाए? अभिमुख समुच्चय, अभिमुख संचय, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए गए, वो भी किस पॉइंट से? फाइनाइट पॉइंट से। का जो समुच्चय होगा एक अभिमुख समुच्चय नहीं होता है, लिखा है इन्होंने, जबकि होता है, जबकि होता है, और इन्होंने लिखा है नहीं, और जबकि क्या है? होता है। तो कौन सा गलत है? फोर्थ गलत है, केवल नहीं के कारण, जबकि ये होता है। ठीक है भाई। द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑलवेज कॉन्वेक्स सेट, द हाइपरप्लेन इज ऑलवेज कॉन्वेक्स सेट, द set of all the intersection of two convex set always a convex set, and the linear combination by finite points is always a convex set. ठीक है भाई? ठीक है, कोई समस्या? अगला पॉइंट, किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत हल होता है फिजिबल सॉल्यूशन केवल प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाला, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस को, केवल ऋणोत्तर प्रतिबंधों को, यानी कि x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल 0। ऋणोत्तर में तो ये आते हैं, जैसे x1 x2 जो है वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल 0। केवल ये आते हैं क्या? नहीं। प्रतिबंध और ऋणोत्तर प्रतिबंध दोनों को संतुष्ट करने वाला, तो दोनों को संतुष्ट करेगा। प्रतिबंध भी सेटिस्फाई होने चाहिए और ऋणोत्तर प्रतिबंध भी सेटिस्फाई होने चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन में जो आएंगे वो भी होंगे, तथा ऋणोत्तर प्रतिबंध में जो आएंगे x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल 0 वो भी होंगे। तो समस्त प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, जिसमें ऋणोत्तर प्रतिबंध भी आते हैं और समस्त प्रतिबंध भी आपके ऑलरेडी समाहित होते हैं। ठीक है भाई, इसका ताड़ कर लो। क्या दे रखा है? 3 कर लो इसका। ठीक है, लगा के चलो, बुक सीट में साथ के साथ है ना, जब भी तो होता है, कोई करेक्शन हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, जो गलतियां चलती आती है फिर उन्हीं को आप रट लेते हो, तो एक बार क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाते हैं तो उनका आंसर आपको सटीक सटीक मालूम चल जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अधिकतम आधारी हलों की संख्या NCM, तो कितने? 4, 4 चर हैं और 2 समीकरण हैं, तो ये खुलेगा 4 × 3, 2 बार खुलेगा, और नीचे खुलेगा 2 × 1, तो कितना आएगा बोलो? 6। हाँ बोलो बोलो। अधिकतम इतने हो सकते हैं, न्यूनतम नहीं पूछा, न्यूनतम कितने? ठीक है, अधिकतम कितने हो सकते हैं? NCM, तो 4 × 3 खुलेगा 2 बार और 2 × 1 खुलता है। कोई समस्या? कराया भी तो था मैंने। देखो NCR का फॉर्मूला जानते हो ना आप? NCR फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल N-R, ऐसे लगा लो बोले, या फिर ऐसे कभी भी करो ना, जैसे 4 है, नीचे 2 है तो 2 बार ही खोलो उसको, 4 × 3, फिर 2 है तो 2 को पूरा खोल दो, 2 × 1। ठीक है, जैसे आपका होता 5C3 होता 5C3, तो 3 बार खोलना था 5 को, देखो 5 आएगा, फिर आएगा 4 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 बार खोल दो। फिर नीचे 3 है तो 3 को पूरा खोल दो, 3 2 1। ठीक है, जैसे आपके पास होता 5C4,
इसे खोलते 5 4 3 2, यहाँ तक ही खोलना पड़ता 4 मान तक, फिर 4 को खोलते तो 4 3 2 1, कट गया 5 बचेगा। ठीक है, ऐसे कर लो। वो क्रमचय संचय पढ़ाऊंगा जब सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो गया 6। अधिकतम इतने हो सकते हैं, मैक्सिमम। ये दे रखा है गुणांक मैट्रिक्स के स्तंभों को अल्फा 1 अल्फा 2, करवा दिया ना, ये करवा दिया क्या? निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या की स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी है। हाँ जी, कौन सी फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि मानक रूप, सिंप्लेक्स मानक रूप। सिंप्लेक्स मानक रूप। अब चूंकि मिनिमम में है तो किस में बदलना चाहिए? क्या इनमें से कोई भी मैक्सिमम में है क्या? तो आंसर कौन सा दे देंगे भाई? अगर समस्या मिनिमम में दे रखी है तो उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? मैक्सिमम में कन्वर्ट किया जाता है। क्या दे रखा है? सेकंड दे रखा है, तो उसको देख लेते 1 मिनट। तो सेकंड दे रखा है तो ये मैक्सिमम में होना चाहिए। नन ऑफ दीजिए लगा लो, है ही नहीं है इसमें से। ये सही है। हाँ, तो चौथा ही तो आएगा इसका आंसर, कोई मैच ही नहीं हो रहा भाई। स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी है, मैक्सिमम कन्वर्ट टू, सॉरी, मिनिमम कन्वर्ट टू मैक्सिमम बाय मल्टीप्लाई 1 माइनस का 1। ठीक है भाई। तो देखिए इसमें से मैक्सिमम में तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, ये मिनिमम में, ये भी मिनिमम में, ये भी मिनिमम में, तो तीनों ही ऑप्शन गलत हो गए। बस नन ऑफ दीज हो गया सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, मैक्सिमम में आना चाहिए था। अगला, नियतन समस्या का हल पूछा है। अब भाई इस नियतन समस्या का क्या पूछा गया है? हल। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो तो काउंट करके देख लेते हैं। ए को फर्स्ट 8, जैसे फर्स्ट को देखते ना तो ये आता 8, बी को सेकंड 28, सी को डी यानी कि 15, और डी को 4 यानी कि 10। 25 दूनी 50, 53। सी को सेकंड है क्या? सी को 19 है ना? सिक्सटी 65 है। ठीक है, क्या हुआ? आवाज नहीं बिल्कुल। देखो ए को है 8, बी को है, बी को 28 है, बी को 28 ही तो है इसमें। अच्छा, क्या दे रखा सीट में? अब देखो दो सेम आ गए, एक कार्य केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, ये तो वैसे ही खत्म हो जाता है। एक कार्य को केवल एक व्यक्ति कर सकता है। अब सेकंड को भी बी कर रहा है, सेकंड को भी सी कर रहा है। ठीक है, ये तो वैसे ही खत्म हो जाता। दोनों सेम ऑप्शन लिख रहे हैं ना, सेकंड ही तो लिख रहा है। ए को फोर्थ है, बी को थर्ड है, सी को सेकंड और डी को फर्स्ट है। कितना आया बोलो? ए को फोर्थ 11, बी को थर्ड 4, सी को सेकंड 19 और डी को फर्स्ट 19। 42 और एक 42, 43, 53 आ रहा है। अजी ए को फर्स्ट 8, बी को थर्ड 4, सी को सेकंड 19 और डी को फोर्थ 10।
अच्छा ये वही क्वेश्चन है ना, 41 घंटे आया था, तो यही आंसर आ जाएगा न्यूनतम। तो ए को सेकंड 26 वैसे ही बड़ा हो गया, बी को थर्ड 4 30, सी को फर्स्ट 38, ये तो वैसे ही बड़ा हो गया, और डी को फोर्थ 10। ये हो नहीं सकता। तो थर्ड आपका आंसर हो जाता है। ठीक है भाई, ठीक है। सबसे न्यूनतम किस में आ रहा है? थर्ड में आ रहा है, 41 घंटे। जो भी दे रखा है 41 आ रहा है, तो थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। नियतन समस्या के गणितीय गठन में एक्साइज ए का मान क्या 0 और 1 के बीच में होता है क्या? 0 और 1 के बीच में तो 1/2 भी हो सकता है। क्या 0 ही होता है क्या? क्या 1 ही होता है क्या? या तो 0 होता है या फिर कितना होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। एक्साइज ए की जो वैल्यू होती है वो 2 आ सकती हैं, या तो 0 आएगी या 1 आएगी। अन्यथा वाले केस में तो 0 आती है, अदरवाइज वाले केस में, और 1 आती है यदि आई व व्यक्ति जे व कार्य करता है। क्या? आप तो इसको फर्स्ट करो, जब भी तो करा रहे हैं, इनको सही कर लो। आई व व्यक्ति कौन सा कार्य करता है? जे व कार्य। ये तो आपको साफ साफ पता है ना क्या होता है, 0 और 1। ठीक है। 31 नियतन समस्या का हल है। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, सबसे छोटा देख लो इसमें कितना, 36 है। अब एक पंक्ति में एक ही देना है, और जिस पंक्ति और एक स्तंभ में एक ही देना है। क्या 36 बैठ सकता है क्या जोड़? अब नियतन को हम उस विधि से करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा भाई, वैसे करेंगे तो टाइम लग जाएगा। अब वैसे हमें करना नहीं है, जब वैसे नहीं करना है तो कैसे करना है? माइंड का उपयोग करके करना है। एक पंक्ति में एक ही जाएगा। सबसे कम को चुनो सबसे पहले। देखो सबसे कम है पूरे में, देखो 10 दे दिया मैंने इसको। अब 10 मैंने इसको दे दिया, तो ना तो इस पंक्ति में दे सकता हूं, ना इस स्तंभ में, ना इस पंक्ति में। अब ये कट गया और ये कट गया, अब कितना बचा? 12। अब 12 में इसको दे देता हूं, तो ना इसको दे सकता हूं और ना ही इसको। अब कितना बचा? 27। 10 और 12 कितना हो रहा है? क्या इससे छोटा हो सकता है क्या? एक तरीका तो 49 आ गया इस प्रकार। किस प्रकार आया है? इस प्रकार। अब कोई और तरीका देखो, क्या इससे छोटा हो सकता है क्या? सबसे छोटा देखो, सबसे छोटे 2 मान ले लो कोई भी। 2 छोटे छोटे कौन से मान से? 10 और 12। ठीक है भाई। अब 10 और 12, अगर मैं 12 को ले लेता हूं तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। और दूसरा कौन सा बचेगा? 10 और 10 20 बचेगा। 10 और 16 बच रहा है, ये कट ही चुका है। 10 और 20 बचेगा। किसको लेना चाहते हो? अगर सुनो सुनो सुनो, 1 मिनट देखो, जैसे कि अगर आपने 10 को ले लिया, 10 को लेने के बाद आपके 2 मान सीधे कट जाते हैं, 16 और 20, और फिर छोटा होता है 12। फिर हमें कोई कंडीशन नहीं बचती, फिर हमें 27 लेना ही लेना होता है। ठीक है भाई। अगर मैं 12 को ले लूँ, उससे बड़ा और लेके देख लिया करो। सबसे छोटा 10 लिया, उससे बड़ा लेके देख लो। जैसे उससे बड़ा लेके देखते हो ना आप, उससे बड़ा लेके देखिए। जैसे 12 लिया तो अब कौन सा कट जाएगा बताओ? ये कट गया और ये कट गया। ठीक है। अब ये कटने के बाद अब कौन से बचे? 20। अगर इसको लेते हो तो 20 कटता है, इसको लेते हो तो 20 कटता है, और 20 कटता है तो यानी कि 18 भी कट जाएगा, तो 27 बच रहा है। वही वाली कंडीशन। अगर मैं 18 को ले लूँ, तो फिर कौन सा लेना पड़ेगा? 20। कौन सा लेना पड़ेगा? 20। तो 18 और 20 कितने हो गए? 38। 38 और 12 50। जबकि कितना हो रहा था? 49। कितना हो रहा था? 49। तो इसका आंसर ही 49 आएगा। सबसे छोटा यही आएगा।
हाँ तो उसी से निकाल के देख लो, उसी से तो निकाला। हाँ है उससे कराऊं के मेथड से, ये सही है। देखो यहाँ तो कितना आएगा आपके पास, 10 लिया था आपने, 10 लेते ही ये खत्म और ये खत्म। अब सबसे छोटा एलिमेंट कितना बचा, 12, 12 लेते ही ये खत्म और ये खत्म। अब सबसे छोटा एलिमेंट क्या बचा है, 27। टोटल 49 आंसर हो जाता है। ठीक है भाई, वो पंक्ति और स्तंभ में दोबारा नहीं देंगे, एक कोई देंगे। अगर मेथड से इच्छा हो तो बता देना, मेथड से भी करा दूंगा। ठीक है, यही सही है, क्योंकि पेपर में थोड़ा जल्दी करना होता है। ठीक है, उसमें क्या 2 का 3 भी बन सके, फिर उसमें ढकनी भी पड़ सकती हैं लाइनें, बढ़ जाएंगे। ये करवा दिया ना फर्नीचर निर्माता वाला, लिखा के कराया था ये तो मैंने। परिवहन समस्या के आधारित सुसंगत हल में बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में पॉजिटिव अलाउटमेंट की संख्या कितनी होती है, बोलो। पंक्ति और स्तंभों की संख्या का योग, पंक्ति और स्तंभों की संख्या का अंतर यानी कि डिफरेंस, पंक्ति और स्तंभों की संख्या के गुणनफल से एक कम, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ना आता है, पंक्ति व स्तंभों की संख्या के योग से एक कम, यानी कि फोर्थ, यानी कि m + n - 1। सही बात है, ये ऐसे ही काटा करो, यहाँ योग दिया या अंतर दिया या गुणनफल दिया या योग दिया और योग में से भी एक कम दिया है। ठीक है भाई, यही तो होता है, पंक्ति प्लस स्तंभों के योग में से भी कितना कम, एक कम, तो कौन सा आंसर, फोर्थ। ठीक है भाई, अन अपभ्रष्ट आधारित सुसंगत हल होता है, अपभ्रष्ट नहीं है, कैसा है, अनभ्रष्ट। अब देखो, धनात्मक नियतनों की कुल संख्या तथा नियतन कैसे ना हो, स्वतंत्र ना हो। बताओ, नियतन कैसे ना हो, स्वतंत्र ना हो कि स्वतंत्र होते हैं। धनात्मक नियतनों की कुल संख्या, अच्छा ये आया नहीं है, धनात्मक नियतनों की कुल संख्या, यहाँ लिखो m + n - 1, आ रहा है क्या आपकी सीट में। धनात्मक नियतनों की कुल संख्या यहाँ सभी जगह लिख लो m + n - 1। यहाँ सभी जगह m + n - 1 लिख लो भाई, उतने ही तो आते हैं धनात्मक नियतन परिवहन में। परिवहन का ये नियतन स्वतंत्र उसी में आते हैं। धनात्मक नियतनों की कुल संख्या m + n - 1 तथा नियतन स्वतंत्र ना हो, जबकि कैसे होते हैं नियतन, नियतनों की कुल संख्या, संख्या लिखी नहीं ना, सब में m + n - 1, m + n - 1, m + n - 1 सभी लिख लो, फिर बाद में मैं करेक्शन करवा दूंगा, एक बच्चे की सीट लेकर, किसी की भी है ना। m + n - 1, m + n - 1, m + n - 1, बोलो कोई डाउट। भाई यही तो बताया था मैंने, टोटल आवंटन m + n - 1 और नियतन कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और इंडिपेंडेंट का मतलब है बंद लूप का निर्माण नहीं, क्लोज सर्किट नहीं बनेगा। चारों में लिख लो m + n - 1, m + n - 1, हो गया। लिख लिया। अगला, परिवहन समस्या का प्रारंभिक आधारित सुसंगत हल ज्ञात करने की कौन सी विधि नहीं है। उत्तर देखो, न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि है, बोगल अप्रोक्सीमेशन है, उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम है, शून्य निर्दिष्टीकरण विधि नहीं है। वो तो फिर नियतन में चली जाती है और वो हंगेरियन विधि है, तो थर्ड ऑप्शन नहीं है, एक स्टेप है। ठीक है भाई, लिख लिया, जीरो अलाउटमेंट वाला नहीं है, और थर्ड है, 3 है। अगला, यह परिवहन समस्या है संतुलित असंतुलित। देखो 30 50 30 80 100 हो गए, ये भी 100 बैलेंस्ड है, ये आया हुआ सेकंड ग्रेड 2010 में।
अब नामे से अब तो ऐसो करेगो एग्जाम में संतुलित करवा लेगो फिर अंतरव निकलवा लेगो। और कुछ चीजें हमारी नजरों के सामने होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। हाँ जी, तब ये समुच्चय कैसा होता है बोलो? अम्मुक होता है। लैम्बडा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, रेखाखंड पर एक तीसरा पॉइंट बनाया जाता है, वह हमारा किस में विद्यमान हो रहा है बोलो? एक्स में ही। तो कैसा समुच्चय होता है बोलो? अम्मुक समुच्चय होता है। डेफिनेशन है अम्मुक समुच्चय की, क्या ये डेफिनेशन है। बढ़िया की ना, अलग अलग है। अधिसमतल अलग होता है। अधिसमतल बताया तो था उन पॉइंटों का सेट होगा जो ए एक्स इक्व टू जेड को संतुष्ट करता है। उन रैखिक समीकरणों का एक्स वो पॉइंट होते हैं जो इन समस्त समीकरणों को क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। बस बात होती है। अबे एक अम्मुक समुच्चय नहीं है। देखो रेखा तो होगी, हाँ वो गलत था वो क्वेश्चन, पहले जो क्वेश्चन बनते थे। देखो कोई भी रेखा ले रहे हो, अब रेखा पर कोई भी 2 पॉइंट लो, उनको मिलाने वाला रेखाखंड बनाओ, वह भी रेखा पे ही स्थित होंगे, तो ये अम्मुक हो जाएगा, रेखाखंड भी अम्मुक हो जाएगा। अधिसमतल अम्मुक होता ही है, लेकिन समतल की पोजीशन नहीं पता। समतल की पोजीशन ऐसी भी तो ले सकते हो। अब एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, अब ये बाहर चला जाएगा x3। समतल की पोजीशन चारों तरफ से समान लो को जरूरी है क्या? मैं यहाँ से काट दूं समतल को, त्रिभुज वाला समतल ले लूं, ठीक है भाई? तो समतल है नहीं, कर लो इसको। नहीं में इसका आंसर लगा देना फर्स्ट। क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, पर काफी बार गलत निकलते हैं भाई। हाइपरबोला तो होता ही है। रेखा ले लो कितनी भी बड़ी, रेखा पे 2 पॉइंट लो, मिलाओ, जो लाइन सेगमेंट होगा वो पूरी तरीके से रेखा पर ही प्रेजेंट होगा। अब रेखा खंड लो, रेखा खंड के कोई 2 पॉइंट लो, मिलाओ, वो भी रेखा खंड पर ही स्थित होगा। अब अधिसमतल होता ही है हमेशा। अब बचता क्या है? समतल। समतल को तो ऐसे बना लो आप भले, क्या है बोलो? ये समतल ही तो है। अब इसके कोई 2 पॉइंट लो, एक x1 लिया, एक x2 लिया, x3 कहाँ चला गया? बाहर चला गया। तो ये क्या नहीं है बोलो? अम्मुक नहीं है। ठीक है, बढ़िया आगे। 2 या 2 से अधिक चरों वाले रैखिक प्रोग्रामन समस्या को, प्रोग्रामन लिख लेना, 2 या 2 से अधिक रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करने की व्यापक एवं क्रमिक विधि है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, सिंप्लेक्स विधि होती है। ये कराया वो क्वेश्चन है, ठीक है, जनरल मेथड है। एक परिवहन समस्या में m फैक्ट्री और m दुकान है। कितनी फैक्ट्री है? मतलब m जगह माल बन रहा और n जगह जा रहा है। तो प्रतिबंधों की संख्या और चरों की संख्या mn, भाई ये तो बताया। प्रतिबंध कितने? 1 2 3 4 m, 1 2 3 4 n, टोटल m प्लस n। प्रतिबंधों की संख्या कितनी होगी? m प्लस n। यही तो आता है भाई, दोनों का जोड़ होता है प्रतिबंध, कांस्टेंट्स। आगे बढ़े। निकाय के सुसंगत तलों के अम्मुक समुच्चय के चरम बिंदुओं की संख्या, नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट्स जो एक आध क्वेश्चन रह जाता है वो क्वेश्चंस में हो जाते हैं ना। नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स, चरम बिंदुओं की संख्या हमेशा कैसी होती है? परिमित होती है। जैसे कि आपने ग्राफिकल विधि के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कौन सी विधि के द्वारा? ग्राफिकल विधि के द्वारा। हाँ भाई, जैसे कि ये लाइन गई, दूसरी लाइन ये गई, तीसरी लाइन ये गई, 1 2 3
4। बोलो कितने पॉइंट निकले थे इस पर भाई? एक्सट्रीम पॉइंट बोलो, चरम बिंदु, काटने वाले बिंदु। 1 2 3 4 5, फाइनाइट है। अगर हमारे पास सॉल्यूशन अनबाउंडेड आया था, कैसा था? अनबाउंडेड। सपोज कि ये वाला क्षेत्र चल रहा है, बोलो यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट बोलो कितने? एक ही है। तो नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स कितने होंगे? हमेशा फाइनाइट होंगे। कितने होंगे? फाइनाइट। जो प्रतिच्छेदन बिंदु या कटान पॉइंट जो आएंगे उनकी संख्या पूछी जाती है, कितनी होती है? हमेशा परिमित, चाहे अनबाउंडेड हो चाहे बाउंडेड हो, हमेशा इनकी संख्या कैसी आएगी? बोलो सीमित आएगी, यानी कि फाइनाइट आएगी। ठीक है भाई, लिख लो। बोले अगला क्वेश्चन, ये सेकंड ग्रेड के चल रहे हैं अभी, है ना? लीनियर कॉम्बिनेशन है, वो बना के तो बताया था मैंने, एक अमुक संचय बनाया था। जो आएगा तो करा दूंगा उसको, वैसे तो है नहीं सिलेबस में। फाइनाइट है, जीरो होंगे। जब कोई सुसंगत तल क्षेत्र ही ना तो एक्सट्रीम पॉइंट जीरो है गए, तो फाइनाइट ही तो जीरो, फाइनाइट ही संख्या तो रे, कोई पॉइंट ही ना है। आगे बढ़े। हाँ जी, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये कराया हुआ है मेरे द्वारा, कराऊं? देखो करा दिया ना। x2 को जीरो लो, x1 बराबर माइनस का 1 आएगा, x1 बराबर आएगा माइनस का 1 और x2 बराबर आएगा प्लस का 1। ये लाइन आ गई, ठीक है। दूसरा है, इसको जीरो लो, x1 बराबर आएगा माइनस के 2/5, माइनस के 2/5। अब माइनस का 2/5 इससे पीछे आएगा क्या? आगे आएगा, पीछे आएगा ना, माइनस का 2/5 और 0, ये आ गया। फिर दूसरा है, अब इसको जीरो ले लीजिए, x2 बराबर कितना आ जाएगा? 2, तो x2 बराबर आ जाएगा 2। ठीक है भाई। अब वो ये कह रहा है कि भाई ये इससे लेस देन, अब भाई ये वाला क्षेत्र कहाँ जा रहा है? इससे लेस देन, और ये वाला क्षेत्र भी इससे लेस देन जा रहा है, दोनों ही लेस देन जा रहे हैं। तो ये वाला लेस देन जा रहा है, तो देखो ये अंदर की तरफ जाएगा कि बाहर की तरफ? बताओ, क्षेत्र को बताओ कहाँ जाएगा? अरे क्या हो रहा है इसमें? देखो कोई भी पॉइंट लेके देखो, जैसे यहाँ लेके देख लो 1 0, ठीक है। इसमें रखो पहले 1 0, x1 का मान 1, इसका मान 0, तो -1 की वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है क्या? -1 की वैल्यू 1 से छोटी, यानी कि ये जो हमने लाइन खींची है ना -1 वाली, इसका क्षेत्र किधर की तरफ जा रहा है? नीचे की ओर। दूसरा ये वाला था, अब इसमें भी 1 0 रख के देख लो, -5, ये 0, 2 से छोटी, ये भी 6, ये भी कह रहा है नीचे की ओर जाओ, ये भी कह रहा है नीचे की ओर जाओ। अब दोनों नीचे की ओर भेज रहे हैं, तो दोनों का ओवेनिस क्षेत्र कौन सा हुआ? ये भी कह रहा है नीचे जाओ और ये भी कह रहा है नीचे जाओ, तो दोनों में कॉमन कौन सा क्षेत्र आएगा? फिर बोलो, ये वाला आ जाएगा। ऊपर वाले में नीचे वाला नहीं जा रहा ना, लेकिन नीचे वाले में ऊपर वाला आ रहा है, तो ये आ गया कॉमन क्षेत्र। कॉमन क्षेत्र आ गया, एक पॉइंट तो ये आ गया था हमारे पास, और एक पॉइंट ये हो गया। ये वाला पॉइंट कौन सा था? अभी 0 1, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। तो उन्होंने क्या कहा कि इसका जो सॉल्यूशन है, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, किसमें दी है? बोलो मैक्सिमम में, और मैक्सिमम में है तो ऊपर से कैसा है? बोलो कैसा है? बोलो अनबाउंडेड है। मैक्सिमम में दे रखा है ना, मिनिमम में होता है जब तो हमें दो एक्सट्रीम पॉइंट है, एक तो ये वाला था एक ये वाला था, इन पे चेक कर लेते। अगर ऊपर से क्षेत्र आपका कैसा हो? अपरिबद्ध हो। कैसा हो? अपरिबद्ध है, तो उसका मैक्सिमम मान संभव नहीं होगा, तो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? अनबाउंडेड।
वो कह रहा है कि फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है ना फिजिबल, तो गलत हो गया। ये कह रहा है कि x1 बराबर 0 और x2 बराबर 1, ये मैक्सिमम मिनिमम के लिए निकलेंगे। दो ही एक्सट्रीम पॉइंट आ रहे हैं, तो ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन, क्योंकि ऊपर से अपरिबद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा 4। ऊपर से कैसा है, अनबाउंडेड। कहाँ तक ले जा सकें, तो हम यह कि माने अनंत तक ले जा सकें। कहाँ तक ले जा सकें, अनंत तक। क्या क्वेश्चन नहीं है? देखो जो एग्जाम पेपर के छूट गए वो अलग से ऐड कर दें। 148 पे, 141 पे है, देख लो। 101 पीछे से आगे कर दिया वो क्वेश्चन, मैंने क्रम से जमा दिए, इतना किया है केवल। 141 है, जो पीछे लग गए थे वो मैंने क्रम से जमा दिए सेकेंड ग्रेड के साथ में। 141 है भाई। जो डबल रिपीट हो गए हैं वो हटा दिए हैं और एक क्रम से जमा दिए हैं। पीछे लग गए होंगे कुछ, जैसे 2011 का पेपर है, ये पीछे लग गए हैं कुछ क्वेश्चंस, तो वो मैंने आगे करवा दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 141 दे रखा होगा पुरानी सीट में। क्या दे रखा है, 100। अच्छा, कोई ना, अब हम बताते जा रहे हैं आपको, करते जाओ। ठीक है, आगे वाला ये भी उसी के आगे होगा। द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नॉट नेसेसरी ए कॉन्वेक्स सेट। ये कह रहा है कि आवश्यक नहीं कि कॉन्वेक्स हो, ऑलवेज ए कॉन्वेक्स सेट, नथिंग कैन बी सेड। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, नन ऑफ दीज। अरे क्यों नहीं है जरूर। कुछ नहीं कह सकते, कह सकते हैं। ये तो कह रहा है कुछ कह नहीं सकते। गूंगे थोड़ी ना है तुम, है भाई, क्यों ना कह सकें, कह सकें। ऑलवेज ए कॉन्वेक्स सेट, हमेशा कैसा है, अमुक है। नॉट नेसेसरी ए कॉन्वेक्स सेट, आवश्यक नहीं कि कॉन्वेक्स हो। क्यों नहीं है, हमेशा कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। ऑलवेज लगा दिया, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये उससे अगला क्वेश्चन होगा 142 में होगा शायद, है ना। 142 होगा, 142 आपकी पुरानी सीट का क्वेश्चन, और पीछे से केवल आगे कर दिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड। आंसर साथ के साथ लगाते चलना। आगे बढ़ जाएं। ये भी फिर 143वां होगा, 143। ठीक है भाई, ठीक है, इसको करो। लेट ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की फॉर्म में है। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आफ्टर फर्स्ट इटरेशन ऑफ ए सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है भाई, द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आफ्टर फर्स्ट इटरेशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, मतलब प्रथम सिंप्लेक्स टेबल के बाद, प्रथम सिंप्लेक्स टेबल के बाद जो दूसरी सिंप्लेक्स टेबल आएगी उसमें आपको क्या बताना है, इनके मान बताने के कौन कौन से होंगे। इंटेलिजेंट तो हुई शुरू से। फिर मान रखवे तो कहा जाएगा। देखो, इंटेलिजेंट तो शुरू से हुई, ठीक है, इसमें कोई दोहराया नहीं। टेबल बना के टाइम लगेगा। अब वो माइंड की कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो समीकरण दे ही रखे हैं, समीकरण दे रखे हैं, यहाँ तो x3 जोड़ रहा है। एक ही समीकरण दे रखा है क्या, एक ही दे रखा है क्या, और कुछ दे रखा है? अब x4 क्यों दे रखा है फिर, एक ही दे रखा है तो। इसमें एक और होना चाहिए। भाई देखो, एक समीकरण और चाहिए, वो मुझे पेपर में देखना पड़ेगा, क्योंकि दो वेरिएबल दे दिए ना, x3 x4, फिर तो इसका कोई महत्व ही नहीं है। x4 तो वैसे ही खत्म हो गया 0 0 से, यानी कि दो समीकरण होंगे तो 1 0 0 1 की आधार मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब 1 0, अब देखो दो चर के मान 0 भी हैं, देख लो यहाँ,
भाई दो चर के मान तो जीरो होंगे ही होंगे। अब दो चर की वैल्यू निकलेगी, दो चर के मान डेफिनेटली जीरो, तो एक समीकरण इसमें से विलुप्त है, हो चुका है, उसको ढूंढेंगे फिर आपको कराएंगे। ठीक है, इसको कुछ समय के लिए पेंडिंग डाल लो, मुझे याद दिला देना। ठीक है, इसको कल ही करा दूंगा आपको पेपर से देखकर। भाई क्वेश्चन ही पूरा नहीं है ना। द मेथड टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम इज नो एज, असाइनमेंट प्रॉब्लम यानी कि नियतन समस्या को हल करने की विधि का नाम बताइए आप। तो हंगेरियन मेथड, लैग्रेंजियन है क्या, आयलर है क्या, हैमिल्टन है क्या, हंगेरियन मेथड है। किसने दिया था ये मेथड? डॉक्टर कैनिंग के द्वारा, हंगरी के मैथमेटिशियन थे, डॉक्टर कैनिंग द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? डॉक्टर कैनिंग के द्वारा। ठीक है, बढ़े आगे। द मेथड टू फाइंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, कैसा चाहिए? आधारी सुसंगत हल ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यानी कि परिवहन समस्या का, विच गिव्स मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मिनिमम भी देती है वो कॉस्ट, इन ए कंप्रोमाइजेशन टू अदर, कंपेरिजन टू अदर है, इज, हाँ भाई क्या कहा? द मेथड, देखो शब्दों को सुनो, द मेथड टू फाइंड बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि बेसिक हल प्राप्त करने की उस विधि का नाम बताओ जो कि और विधियों की अपेक्षा मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देती है, और विधियों की अपेक्षा कौन सी देती है तीनों में? मैंने कहा है कि कोई विधि का नाम ना दे तो कौन सा देंगे? भोगल। तो कौन सा आंसर देंगे? है तो तीनों ही विधियां, लेकिन उन्होंने कहा है कि सभी की अपेक्षा में जो सबसे न्यूनतम कॉस्ट देगी, कौन सी विधि देती है? भोगल देती है। देखो उसने उत्तर कोने वाले नियम ने 1990 दिया था, न्यूनतम लागत प्रविष्टि ने 1970 और भोगल ने 1970। ठीक है भाई, 1970 दिया था। तो सबसे कम 1970 अगर हम बात करें किसी की भी करें तो भोगल से आता है, ज़्यादातर इष्टम ही निकल जाता है। तो हमारे पास अगर तीनों में कंपैरिजन की जाए तो सबसे बेस्ट विधि कौन सी पड़ेगी? भोगल पड़ेगी। कौन सी पड़ेगी? भोगल। इसका आंसर बच्चा क्या करेगा जल्दबाजी में? हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऑल ऑफ दीज करेंगे, जबकि कौन सा करना पड़ेगा? सेकंड। लिखना थोड़ी ना इसमें कुछ। ठीक है, समझ आ गया ना? कंपैरिजन कर दिया ना उसने, तुलना। क्या कर दी? तुलना कर दी कि सभी विधियों की तुलना में कौन सी विधि ज्यादा बढ़िया रहेगी सुसंगत हल निकालने को? तो भोगल रहेगी। ठीक है, काई की काज है? काई की काज है? अच्छा, प्रायोरिटी मन यानी प्राउड, प्रायोरिटी। ठीक है, ठीक है, कोई ना। ये मैंने कराया ही था, ऊपर से अनबाउंडेड था, तो केवल कैसा मिला था इसमें? याद आ रहा होगा, चित्र भी बनवाया है और सीट में भी बन रहा है। 2014 वाला है, 2014 का देख लो कहाँ पे है। 43, क्वेश्चन नंबर 43 है पुरानी सीट में, बस सीक्वेंस से जमा दिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 43 है। ठीक है, ये मैंने कराया हुआ है बोर्ड पर, मुझे काफी याद है। बैग ले ले, ऊपर से अनबाउंडेड है भाई, आ गया। हाँ जी, ये पैराबोला, ये तो वृत्त हो गया, वृत्त में भी क्या हो गया? डिस्क, अमुख। ये दीर्घवृत्तज हो गया, दीर्घवृत्तज। ये भी डिस्क हो गई, ये भी क्या हो गया? अमुख। ये कोसेंट्रिक सर्किल हो गया, ये भी मैंने कराया है। ये पहला सर्किल, ये दूसरा सर्किल, इन दोनों सर्किलों के मध्य का क्षेत्र। एक पॉइंट यहाँ लो, एक पॉइंट यहाँ लो, तीसरा पॉइंट जो है x3 कहाँ चला जाएगा? बाहर। ये मैंने कराया हुआ है, तो ये अमुक नहीं है। और सेकंड ऑप्शन क्या था देखना,
वाई स्क्वायर ये दे रखा है, क्या एक्स था, यही है। इसका तो आंसर ये होगा, ये होगा, तो ये सही माना ही जाएगा फिर। भाई तो कोसेंट्रिक सर्किल हो गए ना, इनके बीच का क्षेत्र है, ये तो होगा ही नहीं कभी अम्मुख। ये डिस्क होगा ही, ये भी डिस्क होगा, ये दोनों होंगे ही होंगे, तो ये भी होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल, इनमें क्या थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो जाती है जल्दबाजी में क्वेश्चन। ठीक है भाई, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 1 है। अब देखो ये एक्स अक्ष हो गई, ये वाई हो गई। वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बोलो, 1। ठीक है, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा बोलो, ठीक है, वाई बराबर प्लस माइनस 1, तो वाई बराबर 1 तो 1 बना दो, 1 माइनस 1 बना दो। वाई बराबर 1 वाई अक्ष को ही काटेगा, और एक वाई बराबर माइनस 1 इस अक्ष को काटेगा। ठीक है, अब ये 2 हो गए। अब सुनो, इसके बाद उसने कहा है कि लेस देन इक्वल यानी 1 से छोटा, तो ये तो 1 से छोटा आएगा नीचे की तरफ, और ये आएगा 1 से बड़ा, सॉरी माइनस 1 से बड़ा, तो दोनों के बीच का क्षेत्र हो जाएगा ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला। अब बोलो अम्मुख है या नहीं है, ये अम्मुख हो जाएगा। अम्मुख है या नहीं है, अम्मुख है। कल आपका जो टेस्ट का टाइमिंग है वो 10 से 10:45 है, 45 मिनट का, 30 क्वेश्चन है। क्या? हाँ तो कुछ तो थोड़ा सा प्रयास तो करो, माइंड का यूज करो, और फिर मैट्रिक्स का, और फिर उस दोबारा और ले लेंगे एक और 10 से 10:45, फिर उसके बाद कुछ नाश्ता कर लेना, फिर बाकी बाद तो मैं क्षमताएं बचेंगी तो कछु पढ़ा देंगे, मतलब एब्स्ट्रैक्ट के क्वेश्चन करा दूंगा। हाँ एब्स्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस तुम करा कोई करा दो, पेट भर तो मतलब तुम करा दो चाहे हम करा दें, मतलब तुम कराएंगे तो आएंगे नहीं, हम कराएंगे तो आ जाएंगे, हैं? हम करा देंगे, कोई ना। ये कराई दिया था। हाँ जी, निम्न में से कौन सा सुसंगत नहीं है? अब जिसमें नेगेटिव आ जाएगा वो नहीं होगा, तीनों पॉजिटिव हैं, 0 या 0 से बड़े, इसमें नहीं आ रहा सी में, तो सी कौन से ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड में, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ये भी सेकंड ग्रेड 2014 वाला क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। कोई समस्या? ठीक है, हाँ जी, ये कराया हुआ है क्लास में। हाँ तो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं भाई, देखो जिसको पढ़ना नहीं हो वो जा सकता है, और जिसको पढ़ना है वो, मेरी इच्छा है 2 मिनट पढ़ाऊँ 15 मिनट, मैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। अब ऐसे तो 1 साल में भी नहीं होगा सिलेबस, प्रत्येक क्वेश्चन को बोर्ड पे कराओ, फिर उसके साथ टेस्ट सीरीज को भी सॉल्व कराओ, फिर उसके साथ पूरी थ्योरी भी कराओ, फिर ठीक है। और जब वो सिलेक्शन ना ले पाए तो फिर कैसे काम चले? यदि किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या के आधारी मैट्रिक्स में, देखो शब्द कैसा है, अशून्य। अशून्य का मतलब शून्य नहीं,
जीरो नहीं है, शून्य नहीं, वो भी कैसा सदिश है? कृत्रिम सदिश विद्यमान है और इष्टतम की शर्त भी संतुष्ट हो। अगर कृत्रिम सदिश विद्यमान है और उसकी वैल्यू जीरो नहीं है और क्या है आर्टिफिशियल वेरिएबल भी प्रेजेंट हो, तो बताओ इस केस के अंदर सुसंगत तल विद्यमान होता है क्या? नहीं होता। इष्टतम की तो बात करेंगे नहीं, तो इसका आंसर सेकंड होता है। ये मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है, जब मैंने 3 कंडीशन पढ़ाई थी, जब भी मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था। नहीं होता ना, 2 केस में इष्टतम होता था, एक में अतिरिक्तता आती थी, एक में अतिरिक्तता नहीं आती थी, ठीक है, और एक में सुसंगत तल ही नहीं होता था। एम उद्गम और एन गंतव्य स्थानों की परिवहन समस्या में इष्टतम हल की स्थिति में कितनी होती हैं? टोटल होती हैं एम एन, और भरी हुई कितनी होती हैं? एम प्लस एन माइनस वन। तो ये बन जाती हैं कितनी? एम माइनस वन इंटू एन माइनस वन, रिक्त कोष्ठकों की संख्या, ठीक है, एम माइनस वन इंटू एन माइनस वन, रिक्त कोष्ठकों की संख्या। बढ़ जाएंगे, ये टोटल है, टोटल में से भरी घटा दो, करवा दिया ना। ठीक है, शेष कल करा देंगे आपको। पचास तक करवा दे। गणितज्ञ डॉक्टर कैनिंग द्वारा सिद्ध की गई प्रमेय जिसे हल करने के लिए प्रयोग होती है, पीछे होगा लास्ट में, कौन सा है? 146 क्रम से लगे हुए हैं ना। 100 देखो, अब 2015 वाला आएगा, फिर 2016-17 वाले पेपर आएंगे, ऐसे क्रम से लगा दें, पीछे वाले क्वेश्चन आगे कर दें। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की सीट में लगे हुए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की सीट में लगे हुए हैं, ठीक है। उद्देश्य फलन के अधिकतम होने के लिए ये क्वेश्चन कराया था मैंने शायद, प्रतिबंध के अधीन एक्स वाई का मान बराबर है। अजी कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है। जैसे देखो, x प्लस वाई लेस देन इक्वल 30, तो दोनों 30-30 से गुजरेंगे, 30 और 0 और 0 और 30। और दूसरा दे रखा है x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी y बराबर x, कितनी डिग्री का कोण? 45, यानी y बराबर x है, y बराबर x हो गया। अब इन्होंने दे रखा है, यानी कि y को इधर भेज दो, तो y किससे छोटा हो जाएगा? लेस देन इक्वल, इधर भेज दो, भेज दिया ना भाई, यहां से y बराबर x ही तो आएगा, और y को इधर भेजेंगे तो y की वैल्यू किससे छोटी हो जाएगी? x से। तो क्षेत्र ऊपर की तरफ के नीचे की तरफ? नीचे बनाओ, जैसे x का मान 10 ले लो, 1 और इसका मान 0, तो नीचे की तरफ बनेगा। और वो किधर की तरफ बन रहा था? पहले वाला किधर की तरफ बन रहा था? अंदर की तरफ। ये कह रहा है अंदर की तरफ आओ, ये भी कह रहा है किधर की तरफ आओ? अंदर की तरफ आओ। अब x1 बराबर 20, x1 बराबर 20, जब x1 बराबर 20 रखेंगे तो y का मान भी कितना आएगा? 20। भाई x का मान 20 रखो, y का मान भी कितना आएगा? 20। तो इसी पॉइंट से गुजरेगा, तो यहां से गुजर रहा है ये वाला, ये वाली आ गई x1 बराबर 20, ठीक है भाई। अब x1 बराबर 20, तो ये पॉइंट आ गया 20, तो ये कितना आएगा? 20 और 20, कौन सा आएगा? ये 20 और 20, ठीक है भाई। अब इस वाली लाइन में रख के देखना है इसको, बीस ही आएगा क्या? 10 आएगा क्या? इसको कैसे काट रहा है?
x बराबर तो 15 आ रहा है और x बराबर 15 आ रहा है, तो y बराबर 15, 15 15 पे काट रही हैं दो। तो देखो ये वाली दो रेखाएं थी, यही तो थी पहले। अब इन दोनों का प्रतिच्छेदन पॉइंट निकालना, इन दोनों को जोड़ो, x बराबर 15 तो y बराबर भी कितना आएगा 15, तो 15 15 पे काट रही हैं दोनों। किस पे काट रही हैं? ये 15 पर, छोटा चित्र और बन गया है 15 पर। अब 20 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, तो यहाँ से गुजरेगा, थोड़ा छोटा चित्र बन गया है भाई। 15 के बाद कितना आता है? 20 आता है ना, तो इधर आएगा। और y का मान 3 है, तो ये बहुत छोटा आएगा। बनाओ, कभी बनाया हो तो बना लिया। क्या आया है आंसर? देखो या तो इन पॉइंटों को रख के सेटिस्फाई कर लो, 20 सेटिस्फाई कर रहा है, y का मान 10, 10 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x का मान 20 और 10 ये सेटिस्फाई हो रहा है, 20 और 10 30 ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसे सेटिस्फाई करके देख लो। और समस्या किस में दे रखी है? अधिकतम में। तो रख के देख लो, ये 40 और 30 70 होगा। यहाँ से आप फिर इनको सेटिस्फाई करके देख लो, तो यही आंसर आएगा शायद। ग्राफिकल विधि के लगभग सभी क्वेश्चंस कराए हमने। ये क्वेश्चन पहली सीटों में थोड़ी ना थे, पिछले साल थोड़ी ना पढ़े थे आपने, किसी ने पिछले साल थोड़ी ना पढ़ा था ये क्वेश्चन, कभी किसी ने पढ़ा है पिछली बार? ये वाला नहीं होगा, दूसरा पढ़ा होगा। दोबारा बना दूं? देखो बड़ा ही बनाना पड़ेगा। देखो ठीक है, सबसे पहले बना लेते 30 वाली लाइन। सबसे पहले 30 वाली बना लो। 30 30 है ना दोनों के प्रतिशत। ये आ गया हमारे पास कितना? 30 0। और ये कितना आ गया बोलो? 0 30। ठीक है, क्षेत्र किधर की तरफ है? अंदर की ओर। ठीक है, दो लाइन खींच दिया करो, खींच गई। अब इसके बाद देखो बात करते हैं किसकी? x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई बराबर 0 है, यानी कि y बराबर हो गया x, यानी कि y लेस देन इक्वल क्या हो रहा है? x हो रहा है ना। तो यानी कि पहले तो y बराबर x बना दो। ये कौन सी हो गई? y बराबर x, y बराबर x। अब इसका क्षेत्र किधर की ओर बन रहा है? अंदर की ओर। ठीक है, अब इनके प्रतिच्छेदन पॉइंट निकालो, इन दोनों को जोड़ दो। y बराबर x है तो दोनों को जोड़ो। देखो y बराबर x है, दोनों को जोड़िए। x प्लस वाई बराबर 30, इन दोनों को जोड़ेंगे, y से y कैंसिल, 2x बराबर 30, x बराबर 15, और यहाँ से x बराबर y आएगा तो 15 15 आ जाएंगे। ये पॉइंट कौन सा आ गया आपका? 15 और 15। कौन सा आ गया? 15 और 15। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट आ जाता है 15 और 15। अब इसके बाद अगला जो मान है वो कितना दे रखा है? x बराबर 20, ये 30 है, और ये कौन सा आता है बोलो? यहाँ से यहाँ तक 15। ये कौन सा आएगा? 15। तो 20 कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, यहीं आएगा ना। तो ये आएगा अब हमारे पास कौन सा? 20 और 0। 20 और 0 को यहाँ से निकालो, ये गया। ठीक है, अब ये 20 और 0 है ना, तो ये आ गई हमारे पास x बराबर 20। ठीक है भाई, अब x बराबर 20 यहाँ रखो। ये कौन सी लाइन है? 30 वाली। 30 वाली लाइन है, x बराबर 20 रखो, तो y बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 20, तो y बराबर कितना आ गया? 10। 10 आ गया।
अब इन्होंने तो कहा था, इस वाली लाइन ने तो कहा कि अंदर की तरफ आओ, इसने कहा कि इधर की तरफ आओ। अभी दोनों का कॉमन तो ये चल रहा है, ये कह रहा है अंदर, ये कह रहा है बाहर। देखो ये अंदर की कह रहा है और ये भी अंदर की कह रहा है। अब देखो 20 है और 20 से छोटा, तो 20 से छोटा है तो ये भी किधर की तरफ कह रहा है, अंदर की हो। अभी तक तीनों का कॉमन हो गया ये वाला, तीनों का कॉमन हो गया ये वाला। फिर कहा है कि बाई की वैल्यू कितनी हो, 12। 12 ही है ना, और बाई की वैल्यू 3 से बड़ी हो और 12 से छोटी हो, यही दे रखे ना। बाई की वैल्यू किससे, 12 से छोटी हो और 3 से बड़ी हो। अब देखो 3 से बड़ी हो, अब देखो यहां से ले लेता हूं, थोड़ा ग्राफ बदल, ठीक है। अब 12 तो कहां जाएगा, ये कितना है 15, और यहां पर ये पॉइंट कितना है बोलो, बाई का मान कितना, 10। अब 10 से ऊपर 12 आता है, 10 से ऊपर 12 आता है और 15 से छोटा आता है। तो उन्होंने क्या कह दिया कि भाई इसका मान कितना आना चाहिए, बाई बराबर 12। तो बाई बराबर 12 आपने लाइन खींची इस प्रकार, ये कौन सी हो गई, बाई बराबर 12। अब बाई बराबर 12 है तो देखो एक तो यहाँ काटेगी और एक यहाँ पर काटेगी, दो जगह काट गई। और एक दे रखी है बाई बराबर 3। अब बाई बराबर 3, तो बाई बराबर 3 तो यहाँ से गुजरेगी, बाई बराबर 3। अब बाई बराबर 3 उन्होंने कहा है कि 12 से छोटा, उन्होंने कहा है कि 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा आएगा ये वाला और 12 से छोटा आएगा ये वाला, इससे छोटा आएगा ये, इससे छोटा आएगा ये। तो ओवेनिस क्षेत्र कौन सा हो गया, ये हो गया ग्रीन वाला। अब पॉइंट कौन कौन से मिले, एक तो ये मिला है, एक ये वाला मिला है ना, और एक ये मिला है, एक ये मिला है, एक ये मिला है और एक ये मिला है, 5 मिले। अब भाई यहाँ बाई का मान 12 है, बाई का मान 12 है तो बाई बराबर x है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 12 12। दोनों का मान कितना हो गया, 12 12। अब यहाँ बाई का मान 12 है, इसमें रख दो दूसरी वाली लाइन, कहाँ गई, 30 वाली में। बाई का मान 12 रखो तो x का मान कितना हो गया, 18। तो कितना हो गया ये, 18 और 12, ठीक है। ये है ये। अब भाई ये वाला रखो, बाई का मान 3 है तो ये कितना जा रहा, बाई बराबर x, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3। अब ये वाली लाइन कौन सी जा रही है बोलो, 20 वाली, तो कितना हो जाएगा बोलो, ये x1 का मान तो 20 है और y का मान कितना, 3 है। ये पॉइंट निकले। अब देखो बोलो, हाँ भाई ओवेनिस्ट पॉइंट रखो इसमें से। मैंने स्टार्ट नहीं किया क्या, हाँ जी। अब चलो रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, इसको डाल देंगे, कौन सी दिक्कत है। हाँ भाई बोलो, अब इस वाले ग्राफ के अंदर बताइए किस पे मैक्सिमम मिल रहा है। 12 12 भी है इसमें, 12 18 भी है इसमें, और 20 10 भी है, और भी पॉइंट भी है। अब देखो 2x + 3y, देखो 2x इसका डबल करो 36, क्या कौन, 12 18 ना है ना, पर यहाँ में इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन में है हवाले में, और दूसरे पे ज्यादा चलोगे तो कौन सा आंसर देंगे, 14 ही तो देंगे। अब 18 12 रख के देखो, 18 दूनी 36 और 12 3 36, 36 इंटू 36, सॉरी 36 + 36 72, 72। इससे आ रहा है 72, इस पॉइंट पे तो कितना आ रहा है बोलो, 72। जड़ बराबर कितना आ गया, 72। अब देखो 20 और 10 पे ये कितना आएगा, 60 और 30, कहाँ रहा, अच्छा 40 और 30 70, इस पे आ रहा 70। जड़ बराबर कितना हो गया, 70। कौन ज्यादा होता है, 72 के 70? क्या, तो ई भी तो आ सके फिर आंसर। भाई 4 ऑप्शन है ना, एक्सट्रीम पॉइंट कितने, 1 2 3 4 5। अब यहाँ कितने दिए एग्जामिनर ने, 3 दिए। जो मैक्सिमम वाला पॉइंट हो सकता है उसको छोड़ दिया हो,
और इसी कारण एग्जामिनर ने उसे छोड़कर लिखा है, 18-12 को छोड़कर लिखा है। अब अगला पॉइंट देखो, जैसे 3-3 है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये 20-3 है, 60 और 9 69, इसमें 69 बैठ रहा है। 12-12 पे देख लो, अबे 12-12 पे कितना हो रहा है 60, तो किस पे हो रहा है 18-12 पे। 18-12 पे मैक्सिमम है, तो इसका आंसर है कौन सा, फोर्थ है, एसी में है नहीं। बिंदु अगर नन ऑफ दी जा जाए तो ग्राफ का यूज करना ही पड़ेगा। जो ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज लगाना पड़ेगा। समीकरण ज्यादा दे दिए ना, पिक ले लो इसकी और फिर घर जाके आराम से बैठ के इसको तसल्ली से करना। कल आ जाना आप 10 बजे मॉर्निंग टेस्ट देने, मैट्रिक्स का 10 से 10:45। फिर उसके बाद अगर हमें टाइम मिला तो जैसे अलजबरा की क्वेश्चन ले सकते हैं थोड़ा सा, है ना, जो भी है देखेंगे वो।